हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट और धांसू टॉपिक के बारे में। तो इसे आग की तरह फैला दीजिए और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका सभी को फायदा मिल सके। तो बिना समय गवाए अपन यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज ट्रांसमिशन के वो कौन कौन से मोड होते हैं जिसके द्वारा डिजीज होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। तो ना थके मेरे पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, जुनून है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी जारी है। तो आप अपने सफर को हमेशा इसको जारी रखना है, कंटिन्यू में करना है और कंटिन्यू में आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत होती है वो बेकार नहीं जाती है। मेहनत करोगे आप, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी और उस जरूर मिलने के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क या कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है और सफलता का भी कोई विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। और हार को हमेशा अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए आपको अपनी जीत है, अपना जो लक्ष्य है, जो टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत से आपको भागना नहीं है। अगर जो मेहनत से आज जी चुरा कर भागेगा उसको सफलता नहीं मिलने वाली है। मेहनत करेगा, आज जो मेहनत करेगा सफलता भी उसी को मिलती है। तो सक्सेस होती है वो अपने आप आपके पास चली आएगी। अगर आप कंटिन्यू में अगर मेहनत करते रहोगे तो यहाँ पर तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू स्टडी करनी है। कम पढ़े लेकिन जरूर पढ़े, कंटिन्यूटी बना करके रखना है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। क्योंकि अगर स्किन की भी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है तो वुंड हो जाता है, और वुंड होता है तो धीरे धीरे फैल करके बहुत वहां पर विस्फोटक हो जाता है और वहां पर इंफेक्शन पहुंच करके पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना है, चाहे वो स्टडी की हो या कुछ भी की भी हो। जब जितना ज्यादा आप कंटिन्यूटी बनाकर रखोगे उतनी ज्यादा सफलता आपको जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। डिजीज ट्रांसमिशन के वो कौन कौन से मोड होते हैं जिनके द्वारा डिजीज ट्रांसमिशन होती है। अब तो सबसे पहले देखते हैं कि मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है। तो मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि वह वे जिसके द्वारा डिजीज होती है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है, या फिर डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलती है, या फिर बात करें कि वो प्लेस या जिससे वन प्लेस से अनदर प्लेस पर डिजीज होती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, उसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए सीधा सा इसका सिंपल सा मीनिंग होता है डिजीज मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का, कि अगर कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है तो दूसरे हेल्दी पर्सन में वो डिजीज कैसे ट्रांसफर होगी, उसे ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन का नाम दिया जाता है। अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर डिजीज फैलती है या ट्रांसमिट होती है तो उसे मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। सपोज दैट मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं, कुछ समय के लिए मुझे इन्फेक्टेड पर्सन मानिए, वैसे भी मुझे अभी सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, तो मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और आप हेल्दी पर्सन है, तो मेरे से मैं जैसे ही मैंने स्नीजिंग किया, कफिंग किया, उसके द्वारा क्या हुए, माइक्रोब्स निकले, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ जो भी निकला वो जाकर के माइक्रोब्स ने क्या किया, दूसरे हेल्दी पर्सन में आप तक पहुंच गए और आपको इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट हो गई, या एक प्लेस से जैसे कि वहां से आपका निकला था कौन, कोविड वायरस है या कोरोना वायरस है, कहां से निकला, वुहान सिटी चाइना से निकला और फैल करके देश और दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाना या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज जैसे जैसे ट्रांसमिट होती है उन सभी को मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं जिनके द्वारा डिजीज होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है। बात करते हैं कि कितने टाइप के मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि वे बाय विच डिजीज इज transmit from one person to another person and one place to another place। इसे ही डिजीज ट्रांसमिशन के मोड के नाम से जानते हैं।
अगर पर्सन में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिजीज किस तरीके से जाती है, उसी को मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो बाय ए वे होता है जिसके द्वारा डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट होती है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, टू टाइप का मेनली देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन दो टाइप के मोड देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप साथ के साथ नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से होते हैं, किस टाइप का कौन सी डिजीज में किस टाइप का मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो बात करें डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो एजेंट एंड होस्ट होते हैं दोनों कांटेक्ट में आते हैं। एजेंट एंड होस्ट कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर एजेंट था डिजीज एजेंट और जो होस्ट होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे नाम दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। सपोज दैट, अब इसको एग्जांपल के रूप में आपको समझना है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब होगा जैसे भी कोई डिजीज एजेंट था, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वो और जो होस्ट होते हैं, अब होस्ट क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस है, एनवायरमेंट में घूम रहा है, लेकिन जैसे ही किसी की पर्सन की बॉडी मिलेगी, अब पर्सन की बॉडी मिली है तो क्या हो गया, पर्सन उसके लिए होस्ट का काम कर रहा है। जो पर्सन में जाकर के वो रहता है उसे होस्ट कहते हैं। तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है, होस्ट का मतलब होता है कि जहां पर डिजीज एजेंट रह करके अपना मल्टीप्लीकेशन करता है उसे होस्ट कहते हैं। तो होस्ट का आप होम कह सकते हैं। यहां पर एजेंट का जो होस्ट होता है, एजेंट का होम होता है, बिल्कुल घर की तरह होगा। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे किसी पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट होगा, वहां जाकर के क्या करेगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा और वहां पर इंफेक्शन स्प्रेड कर देगा। तो होस्ट होता है, यानी डायरेक्ट एजेंट क्या करेगा, एजेंट और होस्ट दोनों एक साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सपोज दैट मैं इन्फेक्टेड पर्सन था और आप नॉन इन्फेक्टेड पर्सन थे, आप हेल्थी पर्सन थे, मैंने कफिंग करी, स्नीजिंग करी, तो उसके द्वारा क्या हुआ, मेरे बैक्टीरिया, वायरस थे वो एनवायरमेंट में ड्रॉपलेट बन करके आए। अब जैसे ही ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को आपने इनहेल किया, आप में जाकर के क्या करेगा, वो आपके लिए होस्ट मिल गया। अब उसको जो बैक्टीरिया, वायरस निकल के गया, उसको होस्ट मिल गया है आपकी बॉडी। अब आपकी बॉडी में जाकर के वो सबसे पहले तो अपना मल्टीप्लिकेशन कराएगा, अपने नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि एक होता है वो बिल्कुल आपके असमर्थ होता है या अनेबल होता है आपको डिजीज स्प्रेड करने में, इसीलिए वो अपने मल्टीप्लिकेशन, अपनी पूरी गैंग तैयार करेगा, अपनी पूरी फोर्स तैयार करता है। उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है, और जैसे ही अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, जहां पर भी उसकी कमी नजर आएगी, तो वहीं पर जाकर के वो अपनी पावर दिखा देता है और वहां पर डिजीज कोज कर देता है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है। एजेंट और होस्ट दोनों कांटेक्ट में आए, डायरेक्ट कांटेक्ट में, और डिजीज स्प्रेड कर दी। बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, एजेंट और होस्ट होते हैं डू नॉट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एजेंट एंड होस्ट डू नॉट कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, दोनों का एक साथ में, एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है। तो एजेंट एंड होस्ट डू नॉट कॉन्टैक्ट विथ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। एजेंट और होस्ट होते हैं वो अलग अलग डिजीज ट्रांसमिशन के रूट के द्वारा फैलता है। तो उसका आगे अपन डील करेंगे कि किस तरीके से एजेंट और होस्ट जब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं तो कैसे डिजीज एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। अब इस ऐसे देखिए, डिजीज में, एजेंट में देखिए, इनडायरेक्ट में क्या होगा, इनडायरेक्ट में मान लीजिए मैंने कफिंग किया, स्नीजिंग किया, उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस पूरे एनवायरमेंट में घूमते रहेंगे, आप मेरे सामने नहीं थे, लेकिन बैक्टीरिया, वायरस है पूरे एनवायरमेंट में हो गए। मान लीजिए मैंने, मेरे हाथ में
पेन था। अब मैंने जैसे ही कपिंग की, स्नीजिंग किया, उसके दौरान बैक्टीरिया वायरस आकर के इस पेन पे आकर के चिपक गया। अब ये बैक्टीरिया वायरस इस पेन पे होगा, सरवाइव करेगा, उसके बाद जैसे ही इसको कोई एनवायरमेंट या होस्ट मिलेगा उसमें एंट्री मार जाएगा। अब जैसे मैं पेन से लिख रहा था, यहाँ पर मैंने स्नीजिंग करी, कफिंग करी, पेन पे बैक्टीरिया वायरस आकर जम गया। उसके बाद में ये जब तक सरवाइव करता रहेगा, उसके बाद जैसे ही अगर कोई अलग पर्सन आएगा, आपके कोई दूसरे सर आएंगे या कोई और भी पर्सन होगा जिसने पेन को टच किया, मैं तो चला गया, मैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है मेरे और उसके बीच में, लेकिन मेरे जाने के बाद बैक्टीरिया इस पर बैठ गया। उसके बाद जैसे ही कोई और आएगा, उसने इसको टच किया, बैक्टीरिया क्या थे, इस पेन पे थे, इसे फोमाइट कहते हैं, कि वो सभी चीजें जो कि एक डिजीज को ट्रांसमिट करती है, डिजीज एजेंट को ट्रांसमिट करती है, फोमाइट्स के नाम से जानती है। तो पेन क्या है, एक फोमाइट का काम करेगा। इस पे जो बैक्टीरिया वायरस थे, अब जैसे ही उसने इनहेलेशन किया, उसके साथ साथ उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले गए और उसको इन्फेक्टेड कर देंगे। तो यही इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। जबकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, मैंने स्नीजिंग कपिंग किया, डायरेक्ट पर्सन सामने था, उसने मैंने जैसे ही छोड़ा, उसने इनहेल कर लिया और वो जाकर के उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है जिसमें एजेंट और होस्ट दोनों का क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल था उसमें होस्ट एंड एजेंट होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं और इसके द्वारा फैलता है। तो अब जैसे फोमाइट्स बोर्न हुआ, मिल्क बोर्न हुआ, व्हीकल बोर्न हुआ, या फिर फूड बोर्न हुआ, फोमाइट्स हुआ, वाटर बोर्न हुआ, एयर बोर्न हुआ, इसके द्वारा फैलता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन की। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन को अलग अलग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उनको अलग अलग से शेयर करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम इसको शेयर कर दो, ताकि सभी को इसका, और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, क्या फर्क होता है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना, और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा था मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है आपकी तकदीर में। तो आपको जब भी असफलता मिलती है, अनसक्सेसफुल होते हैं, तो आपको वापस से उसी जोश जुनून और जज्बे के साथ उठ खड़ा होना है और अपनी कंटिन्यू स्टडी को बनाए रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, अलग से इसको सेपरेटली डील करेंगे। इसमें जो जो भी मोड आते हैं वैसे वैसे इस मोड का यहाँ पर अपन ट्रांसमिशन में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में अपन ने देखा था कि पर्सन है जिसके स्नीजिंग कफिंग वगैरह से या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से स्नीजिंग कफिंग हो सकता है, या किसी पर्सन में पर्टिकुलर कोई वुंड था और वुंड से आपकी स्क्रीन ब्रेक थी और वहां से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, या फिर आकर के आपने किसी पर्सन ने, या फीटस था, मदर और फीटस के बीच में जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है वो भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। उसके बाद में आपने इनोक्यूलेशन हो गया, स्किन और म्यूकोसा में कोई डायरेक्ट एजेंट आकर के, जैसे रैबिस ने आप रैबिज फैलता है उसी तरीके से फैलता है, डायरेक्ट इनोकुलेशन होगा स्किन और म्यूकोसा में। इसमें क्या होगा, जैसे ही कुत्ते ने आपको काटा है, कुत्ते के काटने के बाद उसके जो लिस्सा वायरस था, उसकी लार में जो रैबिज वायरस थे, वो जाकर के आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे डायरेक्टली। या फिर आपके जैसे सोइल वगैरह होती है जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, डिफ्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया के द्वारा, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरिया हुआ, ये जो डिजीज होती है, जो ट्रांसमिटेबल डिजीज होती है, टिटनस हुआ, ये सभी डिजीज के में के जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई होते हैं, ये मेनली पाया जाता है सोइल में। और जैसे ही आपको कोई कट फट इंजरी होती है तो जाकर के वो क्या कर जाता है, डायरेक्ट आपकी स्किन में एंटर कर जाएगा। इसके बाद में अपन समझते हैं यहाँ पर कि डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड होते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के मोड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, सबका अलग अलग अपन यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो सेक्सुअल कांटेक्ट, और सेक्सुअल कांटेक्ट तो आपने सुना ही होगा कि सेक्सुअल कांटेक्ट से किस तरीके से जो डिजीज होती है या एसटीडी होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, किस तरीके से फैलती है। नंबर थर्ड पे बात करते हैं कि डायरेक्ट आपका क्लोज वुंड के संपर्क में आ गए आप तो किस तरीके से डिजीज होगी वो ट्रांसमिटेड होती है। तो क्लोज कांटेक्ट में आ जाए विद द स्किन टू स्किन क्लोज कांटेक्ट
क्लोज कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ जाए पर्सन है, वो या तो क्लोज कांटेक्ट में रहे या स्किन टू स्किन पर्सन का कांटेक्ट हो जाए, तो यहाँ भी डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। कंटामिनेटेड सोयल से फैल सकता है। अब कंटामिनेटेड सोयल का भी अपन ने एग्जांपल दिया था, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई होता है, डिप्थीरिया होती है, डायरेक्टली किससे, कंटामिनेटेड सोयल से फैल जाता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, कंटामिनेटेड सोइल से डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे, डायरेक्ट इनोकुलेशन कर जाए, डायरेक्ट इनोकुलेशन इनटू म्यूकोसा म्यूकोजा और स्किन में इसका डायरेक्ट इनोकुलेशन हो जाए कोई बैक्टीरिया वायरस, या बात करें कि वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी यहां पर वर्टिकल ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेनली जो 6 होते हैं ये डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के टाइप होते हैं। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के टाइप की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। अब ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होगा, अगर कोई पर्सन है उसको कफ है, स्नीजिंग है, तो जैसे ही पर्सन ने, कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और मैंने सपोज दैट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेरे टेडी बियर का मैं यूज करूंगा कि किस तरीके से पर्सन में डिजीज ट्रांसमिट होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर। तो यहाँ पर आज टेडी बियर का आपने बहुत मिसयूज किया है, लेकिन आज आप इसका यूज करके देखिए कि किस तरीके से डिजीज होती है, वो ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर आपको एक प्यारा सा नन्हा सा पिंक कलर का टेडी बियर दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोस्त है। यहाँ पर आज देखिए कि किस तरीके से डिजीज होती है और डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर पर्सन टू पर्सन ये फैलती है। तो मान लीजिए ये मेरा टेडी बियर था, यहाँ पर बैठा हुआ है, नन्ना मुन्ना रसगुल्ला है, मेरा जिगर की तरह प्यारा है। तो यहाँ पर देखिए मेरा दोस्त है ये। तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए मैं अनहेल्दी था, मैं डिजीज से सफर कर रहा हूं, तो मैंने जैसे ही कफिंग किया, स्नीजिंग किया तो कफिंग की, स्नीजिंग की, मेरे मुंह से या मेरे जहां पर नेजल से या मुंह से जो भी सिक्रेशन हुआ, ड्रॉपलेट निकले। अब ड्रॉपलेट को मेरा टेडी बियर या मेरा दोस्त क्या करेगा, इसको कुछ पता नहीं है, बेचारा भोला भाला सा है। जैसे ही मैंने कफिंग स्नीजिंग किया तो इसने क्या कर लिया, उनको इनहेल करेगा, और जैसे ही ये इनहेल करेगा तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया वायरस था वो कहां पर चला गया, इस बेचारे के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया है। अब जैसे ही इसने बिल्कुल यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसके जाएगा, जाकर के सबसे पहले तो उसको क्या मिल गया है, होस्ट मिल गया। मेरे टेडी के उसके दिल और जिगर में जाकर के उसने छेद करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर उसने होस्ट का काम किया, इसको होस्ट बना लिया। अब जैसे ही मेरे बैक्टीरिया वायरस से ड्रॉपलेट निकले, ड्रॉपलेट को टेडी ने क्या किया, इनहेल किया, और जैसे ही इसने इनहेल किया, इसके उस बैक्टीरिया वायरस को क्या मिल गया, एक होस्ट मिल गया। तो अब जैसे ही वो होस्ट था, उसने इसके बॉडी में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले। अभी मेरा जो टेडी है, बिल्कुल मेरा दोस्त बिल्कुल एकदम फिट है, किसी तरीके की इसको कोई डिजीज नहीं है, बिल्कुल हिट फिट है, इसकी इम्यूनिटी पावर है बिल्कुल एकदम जबरदस्त है। तो यहाँ पर इसको कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अब इसने बैक्टीरिया वायरस इनहेल किया है। सबसे पहले बैक्टीरिया वायरस इसकी बॉडी में जाएगा, वहां पर जाकर के सबसे पहले इसको मल्टीप्लीकेशन करेगा, इसके अंदर अपनी संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि एक चना होता है वो कभी पहाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इसीलिए वो अपनी सबसे पहले क्या करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन कराएगा, अपनी गैंग तैयार करेगा, अपनी फोर्स तैयार करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, वो अपने नंबर बढ़ाने के बाद जैसे इसकी अब इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी, इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यूनिटी सप्रेस होगी, तब जाकर के इस पे अटैक करेगा। और जैसे ही उसने अटैक किया, अब मेरा टेडी है वो बिल्कुल बीमार होने वाला है। तो इसके लिए भी आप अपनी एक बेस्ट डॉक्टर का अपने घरेलू नुस्खे रख करके तैयार रखिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा टेडी है वो बीमार होने जा रहा है। तो यहाँ पर इसको फिर ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहाँ पर यही है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में जैसे ही कोई पर्सन
कफिंग स्नीजिंग करता है, उसके द्वारा जो भी ड्रॉपलेट निकल करके आते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ कुछ भी हो सकता है। उसको अगर कोई हेल्दी पर्सन है इनहेल करेगा, उसके बाद में वो जाकर के उसमें क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, क्योंकि उसको होस्ट मिल गया है। तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जैसे ही उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, वीक होगी, वो उस पर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर आपने मेरे टेडी के साथ में एक अच्छा आपने जबरदस्त एग्जाम्पल पेश किया है, ताकि आप जिंदगी में कभी भी इस एग्जाम्पल को भूल नहीं पाओगे। जब भी आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल टेडी याद आएगा। सर के साथ में इसका टेडी की भी आज आपका इंट्रोडक्शन हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन में वो कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती है जिनका डायरेक्ट ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। तो यहां पर आप एग्जाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में चिकन पॉक्स, अब चिकन पॉक्स होती है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होगा। अब चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइए, छोटी माता या बड़ी माता। तो चिकन पॉक्स होती है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये आपको कंफ्यूज कर देती है। चिकन पॉक्स होती है छोटी माता के नाम से जानते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। तो बैक्टीरिया हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, और सबसे बड़ा और घातक आपका एग्जाम्पल है कोविड-19 का। ये भी आपके किस में आता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में आता है। एक पर्सन से कफिंग स्नीजिंग के द्वारा, टच के द्वारा क्या हो जाता है, दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। स्वाइन फ्लू हो सकता है, सर्दी खांसी, कॉमन कोल्ड्स होती है, ये सभी इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके इस तरीके के एग्जाम्पल है। बात करते हैं सेकंड नंबर पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है अगर कोई पर्सन होते हैं, दो पर्सन एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, और उसके बाद जो डिजीज होती है वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा जो डिजीज ट्रांसमिट होती है उसे नाम दिया जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिन्हें की एसटीडी के नाम से जाना जाता है। तो एसटीडी होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ये क्या होता है कि जब भी आप अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं, तो जब भी आप अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के रिलेशन में आते हैं, तो वहां पर आपकी क्या होता है, जो सीमन और वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं उनसे डिजीज होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। तो एसटीडी होगी मेनली, जहां पर एसटीडी में आपको देखने को मिल सकता है सिफिलिस हो सकती है, सिफिलिस देखने को मिलेगी, हर्पिस देखने को मिल सकता है, और सबसे जीता और जागता उदाहरण है आपका HIV एड्स होता है। वो भी किससे मेनली फैलता है, जो कॉमन मोड होता है HIV का या HIV या एड्स का, जो कॉमन मोड्स होता है, मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ द HIV ट्रांसमिशन इस सेक्सुअल कांटेक्ट होता है। लेकिन बात पूछ ली जाए कि सबसे ज्यादा फैलता है वो किससे फैलता है, तो यहाँ पर HIV सबसे ज्यादा फैलता है। वो HIV फैलेगा किससे, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, मेल टू मेल फैलता है। एनल सेक्स के द्वारा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसके फैलने के। जबकि बात करें मोस्ट कॉमन कैसे फैलता है, तो मेल टू फीमेल देखने को मिलता है। यहां पर मेल टू फीमेल देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन की बात करें कि HIV किस तरीके से फैलता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। सबसे ज्यादा फैलता है, तो सबसे ज्यादा फैलने की जो रिस्क होती है वो मेल टू मेल में होती है, एनल सेक्स से होती है। बात करते हैं सेकंड नंबर पर कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कैसे देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा रिस्क तो मेल टू मेल होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन किसमें देखने को मिलता है, तो मेल टू फीमेल देखने को मिलेगा। मेल से फीमेल में ज्यादा होते हैं। अब मेल और फीमेल में भी फीमेल में ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि फीमेल में जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है, और वहां पर सीमन होता है, उसमें क्या होते हैं, मेनली वो कंटामिनेटेड होता है। तो वहां पर उसका क्या पाया जाता है, HIV का वायरस देखने को मिलेगा। तो फीमेल में इसके चांसेस होते ज्यादा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रूट होगा सेक्सुअल कांटेक्ट होगा।
बात करें कि सबसे ज्यादा किस तरीके से फैलता है, मोस्ट कॉमन तो मेल टू फीमेल में फैलेगा, जबकि मोस्ट ज्यादा सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फैलने के वो मेल टू मेल में होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने सेक्सुअल कांटेक्ट, अब सेक्सुअल कांटेक्ट में भी दो टाइप की डिजीज होती है, तो इसमें मेनली देखने को मिलती है एसटीडी होगी, दो टाइप की होती है, बिलो सर्विक्स होती है तो उन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, अपर सर्विक्स होती है तो उन्हें नाम दिया जाता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। और बात पूछी जाती है मोस्ट कॉमन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो साल्पिंजाइटिस आपको आंसर करना होता है। साल्पिंजाइटिस का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन होगा, साल्पिंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आने की बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, साल्पिंजाइटिस होगा। और साल्पिंजाइटिस का मीनिंग होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, साल्पिंजाइटिस कहलाएगा। सेकंड नंबर पे ऑर्थोराइटिस आ सकता है, ऑर्थोराइटिस का मतलब होता है ओवरी का इन्फ्लामेशन, तो ये सभी आते हैं पीआईडी में आते हैं। जबकि सर्विसाइटिस हुआ, वेजिनाइटिस हुआ, वेजाइना का इन्फ्लामेशन हुआ, ये किस में आएगा, मेनली देखने को मिलता है लोअर में। जबकि अपर की बात करें तो यहाँ पर पीआईडी और ऑर्थोराइटिस देखने को मिलेगा, जिसमें मेनली देखने को मिलता है साल्पिंजाइटिस। बात करते हैं क्लोज कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बारे में कि क्लोज कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट किस तरीके से हो सकता है। तो क्लोज कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब होता है जब भी पर्सन है वो क्लोज स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आ जाए। मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे यहाँ पर कोई भी वुंड था, या मान लीजिए मेरे टेडी के हाथों में किसी तरीके का कोई वुंड है और यहाँ पर स्किन की इसकी ब्रेक डाउन हो चुका है। जब वुंड होगा स्किन का ब्रेक डाउन है, अब मान लीजिए मेरे भी यहाँ से किसी तरीके का इंजरी हो गई और इंजरी होने के बाद में यहाँ की स्किन की जो कंटिन्यूटी थी वो ब्रेक हो गई। अब मैंने जैसे ही टेडी को क्या किया है, यहाँ पर स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में आएगा तो जो टेडी के वुंड था उसके जो सिक्रेशन थे वो मेरे वुंड में आकर के जहां पर इंजरी हुई थी वहां पर लग जाएगा, तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ और उसकी वजह से डिजीज ट्रांसमिट हुई, तो उसे नाम दिया जाता है डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट और स्किन कांटेक्ट विद पर्सन के साथ में किसी तरीके का क्लोज कांटेक्ट था, वुंड था और वुंड आपने जहां पर आपको इंजरी हुई थी वहां से आपने उसको टच किया तो वुंड के जो भी सिक्रेशन थे, इन्फेक्टेड सिक्रेशन, वो पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएंगे और इसे नाम दिया जाता है स्किन टू स्किन और क्लोज कांटेक्ट। इसमें एग्जांपल की बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा जो टिटनस होता है, टेटेनस होगा वो मेनली क्लॉस्ट्रीडियम इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होगा। या फिर डिप्थीरिया की बात करें, डिप्थीरिया, ये सभी क्या होते हैं, इस क्रॉस कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आने की वजह से फैलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्लोज कांटेक्ट में आए, स्किन टू स्किन हुआ, तो यहाँ पर मेनली जो घाव होते हैं ये टिटनस का भी होगा। और यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में पूछा जाए तो यहाँ पर लेप्रोसी का मेनली जो जीता जागता उदाहरण है और लेप्रोसी है यहाँ पर, तो मेनली होता है इसमें लेप्रोसी होगा। लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज हैंसेंस डिजीज के नाम से जानते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, इसके लिए लेप्रोसी के लिए जो जिम्मेदार होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है। या बात करें टीबी के लिए तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, एक स्पीशीज से ये बिलोंग करते हैं इसलिए देखने में एक जैसे लगते हैं। तो जब भी अगर किसी पर्सन को मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं, लेप्रोसी वाले पर्सन को अगर मॉन्टेक्स टेस्ट करोगे तो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो लेप्रोसी वाले पर्सन को भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये दोनों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी होते हैं, एक दूसरे के लेप्रे होगा, एक दूसरे की सेम प्रजाति के होते हैं, इसीलिए इसका डिटेक्शन नहीं कर पाता है और मॉन्टेक्स टेस्ट में ये इसको भी पहचान लेता है। तो यहाँ पर लेप्रोसी होगा वो क्लोज कांटेक्ट और स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। बात करें कंटामिनेटेड सोयल, तो कंटामिनेटेड सोयल से कैसे फैलता है, इसके एग्जांपल है टेटेनस, और टेटनस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई से देखने को मिलेगा, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और डिप्थीरिया होता है यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर
डिफ्थीरिया और टिटनस होते हैं वो कंटामिनेटेड सॉइल से देखने को मिलेंगे। अब इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कभी आप खेल रहे थे, घूम रहे थे, गांव में खेलने गए थे, आप गिर गए हैं और गिरने के बाद आपको चोट लगी है, तो वहां से आपका ब्लड बह रहा है, ब्लड होगा, वहां से ब्लीडिंग हो रही है। अब जैसे ही वहां पे स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हुई, ब्लीडिंग हो रही है, जैसे ही आप मिट्टी में गिरोगे आपके मिट्टी लगेगी, और मिट्टी में क्या था, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई था, जो कि टिटनस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो टिटनस ने क्या किया, वहां कर जाकर के क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई था वो आपके डायरेक्ट किसमें घुस गया, सोइल में था, सोइल के थ्रू किसमें चला गया, बॉडी में चला गया। अब बॉडी में जाकर के वो क्या करेगा, टिटनस कोज कर सकता है, टिटेनस कर सकता है। और टिटेनस का जो मोस्ट कॉमन और सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है या साइन देखने को मिलता है वो ट्राइसमस होता है। और ट्राइसमस का मतलब होता है लॉकिंग जाइज, आल्सो नोन एज ट्राइसमस। ट्राइसमस, अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि टिटनस का फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होता है, ट्राइसमस होगा। ट्राइसमस का मतलब होता है लॉकिंग जा हो जाएगा, इसमें पर्सन की जो बॉडी होती है बिल्कुल धनुष के आकार की हो जाती है। तो यहाँ पर धनुषाकार आपको बॉडी देखने को मिलेगी। यहाँ पर टिटनस का ये सीधा सीधा साइन एंड सिम्टम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा। अब कोई पर्सन है, अगर मान लीजिए, अब इसका एग्जांपल है, यहाँ पर रेबीज देखने को मिलेगा, रेबीज। और रेबीज होता है वो लिस्सा वायरस से देखने को मिलता है। तो रेबीज के लिए जो जिम्मेदार वायरस होता है अपन डायरेक्टली रेबीज बोलते हैं, लेकिन रेबीज के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया होते हैं वो होता है, रेबीज के लिए जो जो जिम्मेदार वायरस होता है लिस्सा वायरस होगा, वो मेनली इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बात करते हैं, अब जैसे ही अगर कोई मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में आपके ऊपर किसी कुत्ते ने अटैक कर दिया है। अब जैसे ही आपके ऊपर कुत्ते ने अटैक किया, आपने कुत्ते को ऐसे हाथ से मारा, और जैसे ही आपने उससे कुत्ते को हाथ से मारा, कुत्ते ने आपका यहां से हाथ पकड़ लिया, या मेनली वो आकर के अटैक करता है, या तो अपन हाथ ऐसे करते हैं तो हाथों पे नहीं, जाकर के आपके डायरेक्ट पैरों पर घुटने तक अटैक करेगा। तो मेनली यहाँ पर अटैक देखने को मिलता है, यहाँ पर डॉग बाइट के केसेस होते हैं। अब जैसे ही डॉग ने बाइट किया, डॉग बाइट करने के बाद में यहाँ पर उसने अपने दांत लगा दिए, जैसे उसने टीथ ग्रेडिंग करी, यहाँ पर टीथ को, यहाँ पर आपके टीथ की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक इंजरी हो गई या वुंड बन गया। अब जैसे ही वुंड है, अब यहां से भी अपन बहुत से क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि डायरेक्ट इनोकुलेशन कैसे होता है। जैसे ही डॉग ने बाइट किया, डॉग के बाइट करने के बाद उसके बैक्टीरिया जो वायरस था, लिस्सा वायरस या रेबीज वायरस, उसमें उसकी जो लार में था, उसकी जो सलाइवा में लिस्सा वायरस था, उसने डायरेक्टली इनोकुलेट कर दिया, आपकी स्किन की ब्रेकडाउन करके म्यूकोसा में डायरेक्ट उसने अपना लिस्सा वायरस छोड़ दिया है। अब जैसे ही वहां पे लिस्सा वायरस छोड़ेगा, लिस्सा वायरस या रेबीज वायरस धीरे धीरे अपवर्ड ग्रो करेगा, जैसे जैसे एक्सटेंडिंग ग्रो करते जाता है। अब ये धीरे धीरे ये डायरेक्टली जाकर के लिस्सा वायरस या रेबीज वायरस कहां पर अटैक करेगा, तो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए डेंजर होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैक करता है नर्वस सिस्टम पर जाकर, और एक बार अगर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है तो जल्दी से रिकवर नहीं होता है। तो इसीलिए जो रेबीज के वाले पेशेंट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है विद इन 7 to 10 डेज में। अगर इन्फेक्टेड हो गया, उसका ब्रेन अफेक्टेड हो गया, उसका नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो गया, तो पर्सन को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए आपको तुरंत जाकर के क्या खाने हैं, इंजेक्शन लेना है। इसके जो भी रेबीज वायरस है उसका डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाना है। तो यहाँ पर जो भी इम्यूनिटी पावर के लिए, आप उससे लड़ने के लिए जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो देनी है। तो यहाँ पर जैसे ही अगर किसी पर्सन को कुत्ते ने काटा है, डॉग बाइट हुआ, उसके बाद में अब यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कि जब भी अगर किसी पर्सन ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर किसी को डॉग बाइट हुआ है उसके बाद में आपको स्टिच करना है नहीं करना है, तो कभी भी जब भी डॉग बाइट करते हैं उसके बाद स्टिचिंग नहीं करना है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, पूछा जाएगा सबसे पहले आप क्या करोगे,
करोगे तो सबसे पहले आपको करना है खुले नल के नीचे जाना है, टैप वाटर का यूज करना है। उसके बाद में वहां पर सोप एंड सॉल्यूशन से क्या करोगे, आपके पास सोप अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट आप खुले पानी में या टैप नल वाटर है उसमें जाकर के उस बूंद की अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट तक उसको खुले पानी में रखना है, ताकि जो भी वायरस था वो उसके साथ में पानी के साथ साथ वो अंदर ना जाए, वो निकल करके बाहर चला जाए। सेकंड पे बात करते हैं, अगर आपके पास किसी तरीके का सोप सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वहां पर क्या करना है, आपको सोप एंड सॉल्यूशन अप्लाई करना है। घबराना नहीं है, क्योंकि जो होना था हो चुका है। ज्यादा टेंशन करोगे हाइपरटेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होगा, वो आकर के जल्दी जल्दी उसकी जो ग्रोथ होगी अपवार्ड होगी और जल्दी से जल्दी वो क्या कर लेगा, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड कर लेगा। इसीलिए आपको धैर्य दिखाना है, बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस के साथ साथ में आपको अपना काम करते जाना है। उसके बाद हॉस्पिटल में जाना है, हॉस्पिटल में जाकर के वहां पर रेबीज की जो वैक्सीन है वो लगवानी है। और रेबीज की वैक्सीन भी कब कब लगाते हैं, 0, 14, 28, यहाँ पर मेनली जो 3 लगाते हैं वैक्सीन 0, 14, 28 को लगाएंगे। बात करें अगर वहां पर 5 वाली तो 0, 7, 14 और 21 और 28 डेज पर लगाते हैं। तो बात करेंगे, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन अपन ने डील कर लिए हैं रेबिस से, तो आई होप मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करेंगे। बाद में बात करते हैं यहाँ पर वर्टिकल ट्रांसमिशन की। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन किस तरीके से देखने को मिलेगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन को दूसरा नाम दिया गया है ट्रांसप्लेसेंटल। आप ट्रांसप्लेसेंटल लिखते ही तो आपके दिमाग में कुछ कुछ समझ आ रहा होगा कि ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लासेंटल या ट्रांसप्लेसेंटल किसके नाम से जानते हैं, तो ट्रांसप्लेसेंटल होगा, उसको नाम दिया गया है भाई साहब वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब इसका मतलब समझिए कि ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन या वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है। तो यहाँ पर जब भी मदर होगी, ये भाभी जी होती है, भाभी जी जब भी अपने बच्चे में अगर किसी तरीके का कोई इंफेक्शन ट्रांसमिट कर देती है ड्यूरिंग द, जब भी उसकी जो फीटल एज होती है, फीटस के टाइम पर अगर भाभी जी से प्लेसेंटा के थ्रू अगर कोई डिजीज या इंफेक्शन ट्रांसमिट होता है तो उसे नाम दिया जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाएगा। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब ही है सीधा सीधा कि प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस में जो ट्रांसमिट होता है डिजीज या वायरस या इंफेक्शन, उसे नाम दिया जाता है ट्रांसप्लेसेंटल, और इसी का दूसरा नाम है वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि ट्रांसमिट हो सकते हैं, यहाँ पर HIV है, वो मदर से फीटस में ट्रांसफर हो सकता है। HIV हुआ। सेकंड नंबर पर जो टॉर्च इन्फेक्शन होता है, और टॉर्च इन्फेक्शन अपन ने पढ़ा था टॉक्सोप्लाज्म, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगलोवायरस एंड हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ये जो वायरस होते हैं इनका एक ग्रुप होता है जिसे मेनली टॉर्च के नाम से जानते हैं। तो HIV ट्रांसमिट हो सकता है, टॉर्च इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हेपेटाइटिस बी भी होता है, वो ट्रांसमिट हो सकता है मदर से अपने फीटस में। तो हेपेटाइटिस बी हुआ, टॉर्च हुआ, HIV हुआ, इनका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। लेकिन HIV हुआ और टॉर्च हुआ, HIV मोस्ट कॉमन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से होगा, टॉर्च होता है उसका मेनली वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। बात करें हेपेटाइटिस बी की तो हेपेटाइटिस बी का ब्लड ट्रांसमिशन या जो भी आपकी जो ट्रांसप्लेसेंट हुआ इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है, वो ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और यहाँ पर अगर मदर से फीटस में जाता है तो उसे ट्रांसप्लेसेंटल या फिर नाम दिया जाता है वर्टिकल ट्रांसमिशन के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंटल रूट से ट्रांसमिशन होता है मेनली हेपेटाइटिस बी का, ब्लड बोन से ट्रांसमिट होगा एक पर्सन में इन्फेक्टेड ब्लड से अगर आप संपर्क में आ गए हैं तो उसमें मेनली चांसेस होते हैं और तो अपन यहाँ पर डिजीज ट्रांसमिशन की बात कर रहे थे। डिजीज ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, तो मेनली जो HIV होता है ये ब्लड बोन के द्वारा
होता है। और अगर किसी में निडल प्रिक इंजरी हुई है तो निडल प्रिक इंजरी या निडल इंजरी हुई है उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले तो कूल एंड काम रहना है, अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। उसके बाद में भी अगर किसी को निडल प्रिक इंजरी हो गई है तो ये नहीं कि सोना के हो गई तो बाबू ने उसको क्या कर लिया, वहां पर ब्लड सकिंग करना है। उसको सकिंग नहीं करनी है, स्क्वीज नहीं करना है, ना तो उसको सकिंग करनी है अपना प्यार बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि अपना जाते ही उसके अगर निडल स्टिक हुई है सोना बाबू के तो आपने जाकर के उसको डायरेक्टली सकिंग करने लग गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। उसके बाद में ना उसको स्क्वीज करना है, डायरेक्टली आपको टैप रनिंग वाटर में उसको धोना है, कूल काम रहना है, जाकर के आपकी टेस्टिंग करवानी है। और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जितने जल्दी हो गए विद इन 72 आवर्स में वहां पर उसका प्रोफाइलैक्सिस लेना है। यहाँ पर तो इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबुलिन लेनी होती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं निडल स्टिक इंजरी में कि सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी के फैलने के चांसेस होते हैं। अगर कोई हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड, अगर सपोज के लिए सो इन्फेक्टेड HIV हेपेटाइटिस बी वाले इन्फेक्टेड पर्सन थी, उनमें अगर निडल स्टिक इंजरी होगी तो वहां पर मेनली देखने को मिलेगा कि 36 से लेकर के 6 to 30% चांसेस होते हैं इसके हेपेटाइटिस बी होने के। जबकि बात करें HIV का जो चांसेस होता है केवल 0.03% होता है, यानी कि 300 में से केवल 1% को होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी होगा 100 में से 6 से 30% इसके चांसेस देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन आप यहां पर लिखना स्टार्ट करिए। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो कि सेकंड टाइप था मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में अपन यहां पर लिखेंगे कि यहां पर देखिए क्या होता है, पर्सन और होस्ट होते हैं और जो एजेंट और होस्ट होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो यहां पर लिखना है आपको एजेंट एंड होस्ट डू नॉट कॉन्टैक्ट विथ, डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहां पर डायरेक्ट भी लगाना है, डू नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं। बात करते हैं किस किस टाइप से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, तो ये हो सकता है यहां पर व्हीकल बोर्न हो सकता है और सेकंड टाइप में हो सकता है यहां पर वेक्टर बोर्न देखने को मिलेगा। तो व्हीकल का मतलब होता है वो कौन कौन से साधन या व्हीकल होते हैं जिनके द्वारा डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है बिना क्लोज कांटेक्ट में आए। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है आपको ब्लड बॉर्न हो सकता है, फोमाइट बॉर्न हो सकता है, मिल्क बॉर्न हो सकती है, वाटर बॉर्न हो सकता है, एयर बॉर्न हो सकता है, ब्लड बॉर्न हो सकती है, फूड बॉर्न हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है एयर बॉर्न, और एयर बॉर्न होता है, एयर बॉर्न का मतलब होता है एयरबोर्न का मतलब होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस होती है वो एयरबोर्न होगा। ड्रॉपलेट थे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में पर्सन नहीं था लेकिन उसने अपने ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई को जैसे एनवायरनमेंट में छोड़ा है वो किसी ना किसी के पर्सन के पास जाकर के उससे चिपक जाएंगे, एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिट हुआ तो इसे एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहा गया। बात करते हैं वाटरबोर्न की, तो वाटरबोर्न में मेनली देखने को मिलता है किसका ट्रांसमिट, आप जल्दी से बताइए, तो कोलेरा होता है मेनली इसका ट्रांसमिशन होता है, वाटर बॉर्न देखने को मिलेगा। बात करते हैं टाइफॉइड मिल्क बॉर्न की, तो मिल्क बॉर्न से कौन सा देखने को मिलेगा, तो मिल्क बॉर्न में मेनली देखने को मिलता है यहाँ पर टाइफॉइड वाला इंफेक्शन होगा, मेनली मिल्क के थ्रू फैलता है, या फिर बोवाइन टीबी होती है जो कि पशुओं का या फिर एनिमल्स का, जब भी अपन दूध पीते हैं तो उसमें अगर इन्फेक्टेड बोवाइन था, इन्फेक्टेड मतलब पर्सन था, सॉरी इन्फेक्टेड जो आपका एनिमल था उससे अगर डिजीज ट्रांसमिट हो रही है पर्सन में, तो उसे अगर किसी गाय भैंस को टीबी थी और उसका आपने दूध पिया है तो दूध के थ्रू क्या आ रही है, टीबी आ रही है, तो बोवाइन टीबी थी, एनिमल से पर्सन में ट्रांसमिट हुई, बोवाइन टीबी कहलाएगी। और मेनली जो एनिमल्स थे, एनिमल से पर्सन में होती है उसे जूनोटिक डिजीज के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अपन, तो ब्लड बॉर्न हो सकता है, और ब्लड बॉर्न का अपन ने एग्जाम्पल दिया था अभी, हेपेटाइटिस बी होता है, मेनली देखने को मिलता है, ब्लड बॉर्न देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पर फूड बॉर्न की कि फूड बॉर्न से कौन सा हो सकता है, तो फूड बॉर्न से जो मेनली देखने को मिलता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होगा जो कि फूड बॉर्न से फैलता है। फीको ओरल रूट, इसका जो रूट होता है हेपेटाइटिस ए का और ई का, वो फीको
ओरल रूट से देखने को मिलेगा, तो फी को ओरल रूट से मेनली देखने को मिलता है, फुट बोन के नाम से जाना जाएगा। आगे चलते हैं, फोमाइट बोन कौन सा हो सकता है, फोमाइट, फोमाइट और फोमाइट बोन, जहां पर अपन ने एग्जांपल दिया था पेन का कि फोमाइट है, इस पर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस होंगे, दूसरा पर्सन आकर के इसको पकड़ेगा, किसी भी तरीके का कोई अदर बर्तन हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती है जिसपे बैक्टीरिया वायरस बैठा रहेगा, जाकर के दूसरा पर्सन छेड़ेगा उसको, उसमें आ जाएगा। तो स्कारलेट फीवर हुआ, स्कारलेट फीवर, और स्कारलेट फीवर होता है मेनली यहाँ पर इसे फैलता है, जिसमें स्ट्रॉबेरी टंग स्कारलेट फीवर में क्या देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी, और स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलती है। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी टंग किसमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर देखने को मिलती है फोमाइट बोन में देखने को मिलेगी, स्कारलेट फीवर में देखने को मिलती है, मेनली स्ट्रेप्टोकोकल के कारण होता है स्कारलेट फीवर होगा। तो यहाँ पर मेनली ये डिजीज ट्रांसमिशन के इनडायरेक्ट मोड थे, और उसमें कौन से मोड था, व्हीकल बॉर्न है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसका व्हीकल बॉर्न है, व्हीकल बॉर्न, जो कि किसी पर्टिकुलर व्हीकल या पर्टिकुलर किसी आर्टिकल या एजेंट के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, व्हीकल बॉर्न कहलाएगा। आप जल्दी से जो भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने वाला है, 101% यहां से क्वेश्चन आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, तो सभी जल्दी से जल्दी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट है आप एक दो दिन में इधर उधर कर दोगे, लेकिन आप पर्टिकुलर किसी नोटबुक में इसको साथ के साथ आप बाद में बैठ करके अच्छी तरीके से इसको नोट में अपने नोट डाउन कर लेना। तो बात अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। व्हीकल बोन पढ़ा, व्हीकल बोन के बाद में जो सेकंड नंबर आता है वेक्टर बोन पढ़ेंगे। अब वेक्टर बोन का मतलब होता है किसी भी वेक्टर के द्वारा, अब वेक्टर में आपका आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं, किसी तरीके के कोई भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। बात करें मॉस्किटो की, जो मच्छर होते हैं मेनली आपके मलेरिया डेंगू वगैरह फैलाने का काम करता है, तो मच्छर हुआ, मॉस्किटो हुआ, आर्थ्रोपोड्स हुए, या फिर फ्लाइज हुई, जो आपकी फ्लाइज होती है, फ्लाइज में सैंड फ्लाई हो सकती है, यहाँ पर मेनली डिजीज ट्रांसमिट का काम करती है। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है व्हीकल बोन के बाद में वेक्टर बोन की बात करते हैं, वो कौन कौन से वेक्टर, और वेक्टर का मतलब होता है वाहक, ऐसे कौन कौन से वेक्टर होते हैं जो कि डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पर मेनली अपन देखेंगे कि वेक्टर बोन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड टाइप था इनडायरेक्ट मोड ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन का जो सेकंड टाइप आता है वो आता है वेक्टर बोर्न। और वेक्टर बोर्न में अपन देखते हैं यहाँ पर कि क्या देखने को मिलेगा, तो वेक्टर बोर्न में मेनली आता है यहाँ पर फर्स्ट पर अपन ने पढ़ा था व्हीकल बोर्न, और व्हीकल बोर्न अपन ने अच्छे से डील कर लिया है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं व्हीकल बोर्न के बाद में वेक्टर बोर्न, सॉरी यहाँ पर सेकंड मोड का ट्रांसमिशन था इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर बोर्न। तो वेक्टर बोर्न में कौन कौन से ऐसे एग्जांपल है जिनके द्वारा डिजीज होती है, वो कौन कौन से ऐसे एजेंट होते हैं जिनके द्वारा डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। तो यहाँ पर आपका मॉस्किटो एग्जाम्पल के लिए मॉस्किटो होगा, वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकता है। बात करें आर्थ्रोपोड की, आर्थ्रोपोड्स हो सकते हैं, वो डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पर कि सैंड फ्लाइज होती है, सैंड फ्लाई भी यहाँ पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेक्टर का रोल प्ले करती है, और एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में डिजीज को ट्रांसमिट करती है। आगे चलते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वेक्टर बोर्न होता है, टू टाइप का देखने को मिलेगा। फर्स्ट होता है मैकेनिकल होता है, सेकेंड वन होता है यहाँ पर बायोलॉजिकल देखने को मिलेगा। तो मैकेनिकल की बात करें, वेक्टर बोर्न का डिजीज ट्रांसमिशन होता है टू टाइप का होता है, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल और सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल। अब मैकेनिकल में क्या होता है, जो एजेंट होता है वो वेक्टर की बॉडी में एंटर नहीं करेगा, बायोलॉजिकल डिजीज ट्रांसमिटर में देखने को मिलेगा। तो मैकेनिकल में क्या होता है, एजेंट डू नॉट, जो डिजीज एजेंट होता है वो डू नॉट एंटर इन द
वेक्टर बॉडी वेक्टर की बॉडी में एंटर नहीं करता है, केवल ये उसके साथ उड़ करके बैठ करके उसके ऊपर में फ्लाई करते हुए जाता है। मैकेनिकल में आता है कि यहाँ पर एजेंट होता है, वो डू नॉट एंटर द वेक्टर की बॉडी में एंटर नहीं करता है। मान लीजिए ये कोई किसी तरीके का वेक्टर था, ये अब टेडी को समझना है कि ये वेक्टर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मॉस्किटो है या फ्लाई है, तो यहाँ पर मॉस्किटो है, मॉस्किटो के ये मॉस्किटो जहां पर भी जाकर बैठा, टेडी मान लीजिए यहां पर मेरे हाथ पे आकर बैठा, मेरे हाथ में क्या थे, जो बैक्टीरिया वायरस थे इसके पैर पे लग करके चले गए तो इनडायरेक्ट हुआ, और ये जाकर के अब जैसे ही किसी और के ऊपर जाकर के बैठेगा टेडी, वहां पर जो बैक्टीरिया वायरस थे वो वहां से दूसरे की बॉडी पर ले जाकर इसने छोड़ दिए, तो वहां पर इसके पर्सन के एजेंट था वो इसकी बॉडी में एंटर नहीं किया है, केवल इसके साथ चिपक करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाकर एंटर किया है, तो मैकेनिकल कहलाएगा। जबकि बात करते हैं बायोलॉजिकल की में, तो बायोलॉजिकल में क्या देखने को मिलता है, जो डिजीज एजेंट होता है, एजेंट एंटर इन द वेक्टर बॉडी, वेक्टर की बॉडी में पहले क्या करेगा, डिजीज एजेंट होगा वो एंटर करेगा। अब सपोज दैट ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वापस से टेडी को लाते हैं, अब कोई भी जो भी है, मान लीजिए टेडी क्या है, यहाँ पर आपका मॉस्किटो है। अब मॉस्किटो जहां भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस या लार्वा होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले टेडी के अंदर जाएंगे, उसकी बॉडी में जाएगा,